गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र में हमने कल अध्ययन किया था समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है या इसके क्या लाभ हैं? जैसा कि फर्स्ट, जटिल अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन को समझने में सहायक है समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र से तो अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के संपूर्ण संगठन एवं संचालन को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए जटिल अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आर्थिक नीति निर्धारण। जैसा कि आज के युग में सभी सरकारों का उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण बढ़ाना। इसीलिए सरकार ऐसी कई आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है और क्रियान्वयन भी करती है, जिससे उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, रोजगार में वृद्धि हो, देश में बचत और निवेश में वृद्धि हो, साथ ही कीमतों में स्थिरता बनी रहे। इसीलिए देश में आर्थिक विकास और स्थायित्व की उचित नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर ही निर्भर रहता है। आर्थिक नियोजन में उपयोग। आज का युग नियोजन का युग है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। विश्व के अधिकांश विकसित और विकासशील देश अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक नियोजन से विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसीलिए आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के समग्र विश्लेषण से ही संभव होती है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। व्यष्टि विश्लेषण में समष्टि विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। वो कैसे पड़ती है? जैसे कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं, लेकिन बहुत कुछ वो जो एक वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है वो किस पर डिपेंड होता है? उस देश में प्रचलित मूल्य स्तर पर, जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उसकी मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से फर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बहुत सी फर्मों के व्यवहार को सामूहिक रूप में अध्ययन करने से होता है। जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन भी व्यष्टि विश्लेषण के आधार पर तभी संभव है जब व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का अध्ययन किया गया। इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण और उनकी जांच करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? समग्र की आवश्यकता होती है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र सरकार की आर्थिक नीति निर्धारण और आर्थिक नियोजन में उपयोगी रहता है, पर इसके अलावा भी यह सरकार की अन्य राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के निराकरण में योगदान देता है। जैसे कि वह समस्याएं कौन सी है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, उपभोग, राष्ट्रीय वितरण, राष्ट्रीय उत्पादन आदि। इन सभी समस्याओं के सुलझाने में समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है समष्टि मूलक विरोधाभासों के कारण समग्र का ज्ञान आवश्यक। एक अर्थव्यवस्था केवल स्वतंत्र व्यक्ति आर्थिक इकाइयों का योग मात्र नहीं होती, बल्कि इसके व्यवहार की अपनी स्वतंत्र विशेषताएं भी होती है। जैसे कि अनेक फर्में बनती है और बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या होता है? अर्थव्यवस्था थोड़ा ना बंद होती है, अर्थव्यवस्था तो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये विरोधाभास समष्टि अर्थशास्त्र के पृथक अध्ययन के महत्व को प्रकट करता है। जैसे व्यक्तिगत बचत किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण से तो लाभदायक हो सकती है, लेकिन अगर सभी लोग बचत करने लगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या होगा? वो हानिकारक
होगा, क्योंकि अगर सभी लोग बचत करने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी, जिससे आय व रोजगार का स्तर भी गिरेगा। इसीलिए इन विरोधाभासों के कारण ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समष्टि शाखा की आवश्यकता होती है। कुछ आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र की अनुपयुक्तता के कारण भी समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ी। जैसे कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं जिनका विश्लेषण हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ना करके केवल समष्टि अर्थशास्त्र में ही होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजस्व, सामान्य मूल्य स्तर, रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग, मौद्रिक नीति आदि, जिनका अध्ययन केवल समष्टि अर्थशास्त्र में ही संभव है और ये सभी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी भी होते हैं। व्यापार चक्रों का विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही व्यापार चक्रों के कारणों का विश्लेषण करने और व्यापार चक्रों से के दुष्प्रभावों से बचने के उपायों को ढूंढने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन एवं तुलना। समष्टि विश्लेषण के द्वारा राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखांकन से देश की अर्थव्यवस्था का सही मूल्यांकन करने तथा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से उसकी तुलना करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बेरोजगारी का विश्लेषण एवं समाधान। आज विश्व के सभी देशों के सामने जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो क्या है, बेरोजगारी की समस्या, और समष्टि अर्थशास्त्र में ही बेरोजगारी के कारणों का पता लगाकर उसके निराकरण के उपाय अपनाने में मदद मिलती है। किसकी वजह से, समष्टि विश्लेषण की वजह से। नेक्स्ट है आर्थिक परिवर्तनों की जांच। अर्थव्यवस्था में लगातार परिवर्तनों का दौर चलता रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे और बुरे परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए और उनसे उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है राजकोषीय एवं मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान में सहायक। अर्थव्यवस्था की मौद्रिक एवं राजकोषीय समस्याओं का समुचित विश्लेषण करने तथा उन समस्याओं का उचित समाधान करने में भी समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी रहता है, क्योंकि ये दोनों किसके विषय हैं, राजकोषीय और मौद्रिक समस्याएं समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। इसीलिए ये थे समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व या लाभ। अब इसी तरह से जैसे समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ सीमाएं भी होती है या कुछ कठिनाइयाँ भी होती है, क्योंकि जैसे व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, योग का ही अध्ययन होता है। तो व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, भ्रमात्मक भी हो सकते हैं। उसी तरह से जैसे समष्टि मूलक विरोधाभास, जो एक व्यक्ति के लिए सही है वो संपूर्ण के लिए गलत है। समूह या समाज में व्याप्त विभिन्नता की उपेक्षा। समष्टि अर्थशास्त्र के योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र की कई सीमाएं और कठिनाइयां भी है। अब हम देखेंगे समष्टि आर्थिक विरोधाभास, मीन्स भ्रामकता संरचनात्मक विरोधाभास। अब ये क्या है? आर्थिक विश्लेषण में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जो एक व्यक्ति के रूप में सही एवं लाभप्रद हो सकती है, वह बात समग्र के रूप में गलत एवं घातक हो सकती है। जैसे कि मान लो एक देश में व्यक्तिगत बचत तो एक अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन अगर उस देश के सभी निवासी बचत करने लग जाए तो वो क्या है, एक बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि अगर सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएंगे तो क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग कम होगी। प्रभावपूर्ण मांग कम होने से उत्पादन और रोजगार कम होंगे, जिससे हमारी राष्ट्रीय आय कम होगी और देश की वृद्धि दर भी कम होगी और अर्थव्यवस्था मंदी के कुचक्र में फंस जाएगी। इसीलिए अर्थव्यवस्था में ऐसी परस्पर विरोधी स्थितियों का समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहते हैं। अब इस विरोधाभास ये कई प्रकार का होता है। जैसे हम सर्वप्रथम देखते हैं बचत में। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि व्यक्तिगत बचत तो क्या है, एक अच्छा गुण है, लेकिन क्या है, अगर समाज के देश के सभी लोग बचत करने लग जाए तो वो क्या है, एक बुराई है। सेकंड है बैंक में जमा राशियाँ। मान लो कोई भी व्यक्ति है
वह उसके द्वारा बैंक में जो जमा की हुई राशियाँ हैं वह निकाल लें तो उससे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन मान लो अगर देश के सभी व्यक्ति जिन्होंने बैंक में अपनी जमाएं रख रखी है वो सभी निकालने लग जाए तो क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। तो जो एक व्यक्ति पर लागू होता है वो समग्र के लिए गलत हो सकता है। नेक्स्ट है अच्छी फसल। अब मान लो अच्छी फसल व्यक्तिगत किसान की आमदनी में वृद्धि का सूचक है, लेकिन मान लो ये समूह से संपूर्ण राष्ट्र का कृषि उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाए कि अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो अगर अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो कृषि उत्पादन के मूल्य हैं उनमें उनकी कीमतों में कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, किसान की आय में कमी होगी और किसान की आय में कमी क्या है वो उसके लिए हानिकारक होगी। नेक्स्ट है मजदूरी में कटौती। अब मान लें एक व्यक्ति की मजदूरी में कटौती कर दी जाए तो वो उस कटौती को स्वीकार करके भी अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकता है। लेकिन अगर देश के सभी बेरोजगार मजदूरी में कटौती से अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ाने की सोचे तो उससे अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मजदूरी में कटौती से क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी और प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने से उत्पादन भी कम होगा और रोजगार भी कम होगा और वापस बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आमदनी से अधिक व्यय। एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आमदनी से अधिक व्यय कर ऋण में डूबना मूर्खता का साइन माना जाता है। लेकिन अगर राष्ट्र विकास तथा मंदी की समस्याओं के लिए ऋण ले और घाटे का बजट बनाओ तो उसे क्या कहा जाता है कि ये बुद्धिमत्ता का काम है। नेक्स्ट है निजी लाभ। कोई भी एक व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी जैसी गैर कानूनी में लिप्त होकर लाभ कमाता है। लेकिन ये सब समूचे राष्ट्र अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है तो उससे क्या होता है, संपूर्ण राष्ट्र को नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है ऊंची कीमतें। किसी उद्योग विशेष में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में क्या कमाएगी, लाभ कमाएगी। लेकिन प्रत्येक उद्योग में ही अगर कीमतें बढ़ जाए तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है व्यवहार। एक व्यक्ति के लिए जो व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण हो, संभव है ऐसा व्यवहार राष्ट्र के लिए क्या हो, मूर्खतापूर्ण सिद्ध हो, जैसे तस्करी में, गुप्तचरी में आदि। इस प्रकार से ये कई एग्जाम्पल्स थे किसके, समष्टि आर्थिक विरोधाभास के। जो आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत रूप से उचित और लाभप्रद होता है, ऐसा व्यवहार संपूर्ण राष्ट्र के रूप में अनुचित और घातक हो सकता है। यही कारण है कि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि के साथ साथ समष्टि विश्लेषण का अध्ययन करना भी जरूरी होता है। इसीलिए 1930 की जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी उस समय किन्स ने समष्टि विश्लेषण को अत्यधिक प्रधानता दी। थैंक यू।